हाँ जी, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम क्लास 12th। क्लास 12th 13.5 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज कुछ क्वेरीज मैंने आईਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट क्वेरीज। सो सी कि 13.5 तो एक 11th क्वेश्चन ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इट्स वेरी ईजी क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन 7 थ्रोज ऑफ अ डाई। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, देखो 7 थ्रोज ऑफ अ डाइस ਦੇ ਵਿੱਚ 5 एग्जैक्टली ट्वाइस आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। सब तो पहले तो देखो 7 थ्रोज ऑफ डाइस, इट मीनस नंबर ऑफ ट्रायल्स एन कितना गिवन है 7, ठीक है ना। सो जिन्हें भी नंबर ऑफ थ्रोज होंगे वी नो दैट इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, एन इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल दैट इज़ इक्वल टू 7। ओके, एंड सब तो पहले आप रैंडम वेरीएबल देखते हैं कि वट अबाउट द रैंडम वेरीएबल, ठीक है ना। तो रैंडम वेरीएबल एक्स की है, हाँ जी, एक्स की है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स मीनस एक्स की होंगे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सक्सेस की लै रहे हैं इट मीनस, ठीक है ना। सब तो पहले गेटिंग 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन द 7 थ्रोज ऑफ अ डाइस कि अगर एक डाइस में 7 बारी थ्रो किया गया वो 5 एग्जैक्टली ट्वाइस इन द 7 थ्रोज ऑफ अ डाइस कि 5 नंबर एग्जैक्टली 2 बारी आए, ठीक है। वो की प्रोबेबिलिटी की इट मीनस वट वी नीड टू फाइंड आउट सक्सेस। सब तो पहले से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की असं देखना है कि 5 कितनी बारी आ रहा है, ठीक है। अगर एक बारी उत्ते 5 आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 वंस एक बारी 5 आने की प्रोबेबिलिटी बच्चे दसो जरा 1/6 ही होगी। 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 तो फेलियर की हो गया, दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस, ठीक है। फेलियर की हो गया नॉट गेटिंग 5, ठीक है। वंस लिया मैं, ठीक है, कि होगी 5/6। ओके, सो असी प्रोबेबिलिटी की निकालनी है कि ए वंस की निकालिए, ट्वाइस लेना कि 5 जो ट्वाइस आए। इट मीनस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स इक्वल टू बच्चे जो आप लेने कि दिस इज़ एक्स इक्वल टू के ना, दिस इज़ के इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसिज लेने। तो नंबर ऑफ सक्सेसिज इतने किनिया गिवन आ एग्जैक्टली ट्वाइस है। मतलब जिमें किसी क्वेश्चन लैस दैन 2 लिखा होंगे, किसी ग्रेटर दैन 2, एटलीस्ट 2, एटमोस्ट 2, है ना। तो किते हुए एक्सरसाइज वर्क दिस इज़ एग्जैक्टली ट्वाइस, एग्जैक्टली 2, है ना। सो वट इज़ द एक्स इक्वल टू 2, ठीक है ना। दिस इज़ ऑल अबाउट। सो यदा फॉर्मूला तुहानू पता है कि एन सी के, दिस इज़ के ओवर हेयर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्यू दी पावर एन माइनस के, ठीक है ना। सो पुट द वैल्यूज ओवर हेयर। नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 7। सी के इज़ वॉट, के इज़ गिवन अस 2, एग्जैक्टली 2, ठीक है। ये कुछ भी लैस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली 2। ओके, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/6 है दी पावर 2, दिस इज़ 5 n माइनस 2 मतलब 7/2, ठीक है। सो यू कैन ईजिली सॉल्व इट। सो बेसिकली बस इतना याद रखना सीगा कि n इज़ द नंबर ऑफ ट्रायल्स, एग्जैक्टली ट्वाइस आने की प्रोबेबिलिटी नहीं असी निकालनी सी। सो नंबर ऑफ सक्सेसिज इज़ गेटिंग द एग्जैक्टली ट्वाइस, 5 नंबर एग्जैक्टली ट्वाइस आने मतलब 2 बारी, ठीक है। तो उसी उसकी निकालनी एन सी के, प्रॉपरली फॉर्मूला लगाओ, न सॉल्व करो, यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। सो नैक्सट इज़ दी मिसलेनियस पार्ट, द 7th क्वेश्चन। एक तुसी क्या सीगा क्वेरी दे विच it is given that कि dice is thrown again and again until the 3 6s are obtained. Find the probability of obtaining the third 6 in the 6th throw of a dice. वो कहते कि डाइस नू बार बार थ्रो किया गया, उदों तक थ्रो किया गया कि जो तक 3 बारी 6s ना आ जाए। यानी कि देखो, मतलब इफ आई से कि पहली बारी थ्रो किया, दूसरी बारी थ्रो किया, तीसरी बारी थ्रो किया, चौथी, 5वीं, 6वीं बारी थ्रो किया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining द थर्ड 6 in the 6th throw of a dice। देखो ध्यान नाल फाइंड द अगेन एंड अगेन until the 3 6s are obtained। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ obtaining द थर्ड 6 in the 6th throw of a dice, 6th throw of a die। सब तो पहले तो 6 6 गए था, मतलब 6 बारी थ्रो हो गए, ठीक है। देर आर द 6 थ्रोज ऑफ डाई, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स ला लो कि 6 बारी आप इदा करके डाइस में थ्रो किया, 6 थ्रोज ऑफ अ डाई। हुण उन्होंने कहा कि 6 थ्रो ऑफ अ डाइस, जिवें कि तुसीं कई बार लूडो खेलते होंगे हो, है ना। लूडो खेलते खेलते यू नो कि तुहानूं उहदे विच की चाहिए होंदा, 6 चाहिए होंदा,
है ना 6 चाहिदा ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 6s ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ 6s ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਟਿਲ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਵਾਰੀ 6 ਨਾ ਆ ਜਾਣ 3 ਵਾਰੀ 6 ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਥਰੋ ਆਪਾਂ 6 ਲੈਣੇ 6 ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ 6 ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਟ ਮੇ ਹੈਪਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ 6 ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ है ना इट मे हैपन पहली बारी 6 आ गए इट मे हैपन दूसरी बारी आप थ्रो किया तो 6 नहीं आया तीसरी बारी थ्रो किया तो 6 आ गया ठीक है चौथी बारी भी नहीं आया पंजवीं बारी नहीं आया ठीक है उन्होंने प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है इट मे हैपन कि इन्होंने 6 विचों किसी तीन बारी जी है 6 आना चाहिए पहले थ्रो तो आ गया दूसरे तो आ गया कुछ भी हो सकता है है ना फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द 3rd 6 इन द 6th थ्रो ऑफ अ डाई कि उन्होंने कहा कि बाकी 5 का तो सानू नहीं पता ठीक है ਜਿਹੜਾ 3rd 6 है ना मतलब लास्ट वारी 6 नंबर जोड़ा है लास्ट वारी 6 नंबर वो 6वीं थ्रो तो ही आना चाहिए जो 6वीं वारी थ्रो किया ना डाइस में वो लास्ट वाला जोड़ा है 6वीं वारी उत्ते ही आना चाहिए ठीक है ना यदा मतलब कि 3 6s चाहिए ही ना मैनू 3 6s अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 6s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 6 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਥ्रो ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਸਟ ਥ्रो ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ मतलब ਇਹਦਾ मतलब पहले 2 6s ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਥ्रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ 6 ਫਸਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ 6 ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਟ ਮੇ ਹੈਪਨ ਐਟ ਐਨੀ ਪਲੇਸ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੈਗੇ ਨਾ 2 6s ਉਹ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 6 ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ find the probability of obtaining the 3rd 6 in the 6th throw of a die ठीक है 6th थ्रो ਦੇ 6 ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਓਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ 6 ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਓਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਥ्रोज ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਗਿਵਨ ਹੈ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇਲਸ 6 ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ n ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਫਿਰ p ਤੇ q ਸਕਸੈਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਕਸੈਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਸਕਸੈਸ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਉਹੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈਗੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹੀ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੈ obtaining the like ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ getting third 6 in 6th थ्रो ऑफ डाई ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਏਗਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ p ਸਕਸੈਸ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ ਦੇਖੋ p ਮੈਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਥ्रो ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 6 मतलब 3 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 6 ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ getting 6 ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ 1/6 ਤੇ 6 ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ 5/6 ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਕਸੈਸ p ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੇ getting 6 in the 6th throw of a die 6th throw of a die 6th 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ x ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6th ਥ्रो ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ 6 ਆਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ 6th ਥ्रो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ 6 ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਥ्रो ਦੇ ਵਿੱਚ 2 6s ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 3rd ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6ਵੇਂ ਥ्रो ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਥ्रो ਦੇ ਵਿੱਚ 2 6s ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 5 ਥ्रो ਦੇ ਵਿੱਚ 2 6s ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿ x k ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੈ ਲਓ 5c2 1/6 2 5/6
5 माइनस 3। समझ गए कि पहले 5 थ्रो दे विच 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी। ओके सो इनू आप सॉल्व करांगे 5C2 ठीक है। इनू अगर आप सॉल्व करांगे 5C2 नू कॉम्बीनेशन तुहानू सॉल्व करना आ जाना चाहिए। 5 की पावर भी 1/6 5/6 की पावर 2 ठीक है ना। इनू कर लो सॉल्व, इत्थे आ गया 10 5 की पावर इत्थे 2 आना है ना, 3 है तो इत्थे हो गया इत्थे 6 की पावर 3 इत्थे 2 है, मतलब 6 की पावर इत्थे होगी 5। इनू सॉल्व किया मैं जस्ट थोड़ा जा ठीक है। हुण मैं की प्रोबेबिलिटी निकालने लगी हाँ, प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड 6 comes in 6th थ्रो ठीक है। असी प्रोबेबिलिटी एक्चुअल दे विच इहदी निकालनी सी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ अ टाइम ठीक है। तो थर्ड टाइम दे विच 6th थ्रो ते 6th थ्रो ते 6 आने की प्रोबेबिलिटी ही, 6th थ्रो ते 6 आने की प्रोबेबिलिटी ही। सिंपल ही सानू पता है कि इत्थे 6 ही आना, डाइस नू थ्रो करो तो 6 ही आना, तो डाइस नू थ्रो करके 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। कहना है राइट इट एज की 1/6 होएगी उसकी प्रोबेबिलिटी ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड 6 कम्स इन द 6th थ्रो कि 6th थ्रो के उत्ते तीजी बारी 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 6 ही आना मैं ठीक है ना, 6 ही आना है ना ठीक है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी होंगी 1/6 ही होंगी है डाइस के केस के विच ठीक है ना। पर आपां की कढ़नी है थर्ड 6 आने की प्रोबेबिलिटी, इनू आपां टोटल लिखांगे ना, टोटल यह तो एक बारी 6 आया, मतलब इकल्ले इस नंबर से 6 आया। पर बेटा मेरी गल सुनो, इस नंबर से 6 कदों आया जो तो पहले 2 इवेंट हो चुके ही ठीक है ना। इट मीनस देखो ए फाइनल एक्चुअली इसका आंसर आएगा ठीक है। ये किदा ध्यान नाल सुन लो एक बार की किया मैं की किया कि सानू गिवन सीगा कि लास्ट वाले थ्रो से 6 आना ही आना चाहिए, पहले वाले जी 5 थ्रोज है सी ना उन्होंने तो किसी भी 6 आ सकता है मतलब है ना। तो मैं की फाइंड आउट कर लिया कि पहले 5 थ्रोज के उपर 2 बारी 6 आने की प्रोबेबिलिटी, वह मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करके निकाल लिया ठीक है। फिर थर्ड लास्ट थ्रो के उपर ठीक है, लास्ट थ्रो के उपर 6 आने की प्रोबेबिलिटी, लास्ट थ्रो के उपर 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होएगी ठीक है। तो इनू मैं किया दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट लिखता। कंबाइन क्यों किया, तो लगता है कि आप तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ कल्ले लास्ट वाले की कटनी कि मैंने थर्ड यही दसो ना कि है ना कि थर्ड 6 इन द 6th थ्रो ऑफ डाइस कि लास्ट थ्रो के दस दो कि इतने 6 आने की प्रोबेबिलिटी है ना। तो आप पहले 5 यदी क्यों कड्डी तुहानू लगता है, बट पर देखो ना ये लास्ट वाला 6 भी तो ही आया वै, इनू आप थर्ड इवेंट थर्ड 6 तो ही क्या कि पहले 2 वाले 6 इवेंट हो चुके हैं, पहले 2 बारी 6 आ चुका है ना, तो ही आप तीजा गया वा। तो यदा मतलब है थोड़ी कि तीसरा 6 लैन के कारण आप पहले 2 वाले जो रिजेक्ट करते हैं वो भी तो इवेंट हुए है ना ठीक है ना। तो इसलिए आप पूरा कंप्लीट इवेंट यदी प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए पहले तो 5 की लिखोगे प्रोबेबिलिटी कि 5 थ्रोज के 2 6 आने की प्रोबेबिलिटी है, उस तो बाद असीं लिखांगे कि लास्ट वाले थ्रो के 6 आने की प्रोबेबिलिटी ठीक है ना, एक बारी 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो फिर लास्ट में असीं दोनों कंबाइन कर देंगे। तो तुसीं सोचो कि मैं सिर्फ कल्ला आही लिखदा तो आ 5 वाला ना लिखा तो भी गलत हो जाना ठीक है। तो सोचो कि तुसीं कल्ला आ लिख दो कि 5 इवेंट 5 थ्रोज में 2 बारी 6 आने की प्रोबेबिलिटी, तो लास्ट वाली ना लिखो तो भी इनकम्पलीट हो जाना ठीक है ना। सो दोनों कंबाइन करने पैने रिजल्ट। दिस इज़ द मेन ट्रिक इन दिस सम ना, तो इन्होंने थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखना ओके। सो नैक्सट क्वेश्चन इज़ हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन दिता से तुसी 15th क्वेश्चन फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज ठीक है। एन इलैक्ट्रॉनिक असैम्बली कंसिस्ट ऑफ द 2 सबसिस्टम्स A and B फ्रॉम द प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर। प्रोबेबिलिटीज आर अज्यूम टू बी एज फॉलोज कि इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम के कोल 2 सब सिस्टम है A तो B उन्होंने नाम है, कुछ इलैक्ट्रॉनिक्स दिते हुए सिस्टम्स है ना, तो A तो B उन्होंने नाम है ठीक है। तो उन्होंने प्रोबेबिलिटीज़ कितना दी हुई कि अगर A फेल हो जाए भी प्रोबेबिलिटी दी 0.2, B फेल अलोन, B फेल्स अलोन 0.15, A एंड B फेल है दी प्रोबेबिलिटी निकालनी A फेल्स अपॉन B हैज़ फेल्ड, A फेल अलोन ठीक है। देखो मैं पहले तुहानू इधर ना कंसैप्ट समझा देना चाहती हाँ
ਦਿਸ ਕੰਸੈਪਟ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸੈੱਟ ਦੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਅਗਰ A ਲੈ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਆ A ਫੇਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ A ਅਗਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ A ਡੈਸ਼ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ A ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਨੋਟ A ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਪਾਸ ਹੈ ਤਾਂ A, ਫੇਲ ਹੈ ਤਾਂ A ਡੈਸ਼, A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ A ਡੈਸ਼, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ B ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਅਗਰ B ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸੈੱਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੇਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ A ਫੇਲ ਹੈ, B ਅਲੋਨ ਆ, B ਅਲੋਨ ਫੇਲਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੀ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਫੇਲ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ A ਐਂਡ B ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ these are the 2 sets, ਮੰਨ ਲਓ this is a set ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ A ਡੈਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ A ਡੈਸ਼ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਸ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਡੈਸ਼, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ A 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਆ ਅਤੇ B 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਸ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ, ਕਾਮਨ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ A 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ B 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ 'ਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਨਕਲੂਡਡ ਆ ਜਿਹੜੇ A ਡੈਸ਼ ਮਤਲਬ A 'ਚ ਫੇਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਆ ਜਿਹੜੇ B 'ਚ ਫੇਲ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੈਗੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਫੇਲਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਫੇਲਸ, ਕੈਨ ਆਈ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.2। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਫੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਡੈਸ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0.2, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਫੇਲ ਅਲੋਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਆ ਅਲੋਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, B ਫੇਲ ਅਲੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ A ਡੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ B ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ B ਫੇਲ ਅਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆ B ਅਲੋਨ ਕਿਉਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੂਰਾ B ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ B 'ਚ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈਗੇ ਅਤੇ A ਅਤੇ B ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਮਨ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ A ਅਤੇ B ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ B 'ਚ ਫੇਲ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਫੇਲ ਅਲੋਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ B 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੈਗੇ, A ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਫੇਲ ਅਲੋਨ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਰਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਫੇਲ ਅਲੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਨੇ, B ਫੇਲ ਅਲੋਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ 0.15, ਓਕੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਐਂਡ B ਫੇਲ, A ਐਂਡ B ਫੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, A ਡੈਸ਼ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਡੈਸ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ A ਅਤੇ B ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 0.15, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਫੇਲਸ
ए तो फेल हो गया एंड बी हैज़ फेल्ड बेटा तुहानूं देख के पता लग जाता है कि यह क्वेश्चन किस कॉन्सैप्ट नाल रिलेटेड आ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि दूसरा इट इज़ गिवन दैट इट हैज़ हैपन्ड बी फेल हो चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है ओके सो देखो इहदा सिंपली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का की फॉर्मूला होंदा इट मीनस ਆਪਾਂ डैश लैने बिकॉज ਆਪਾਂ फेल वाले ਆਪਾਂ डैश के नाल इंक्लूड किए ठीक है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इदा ही लैने ना हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी तुहानूं पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का की फॉर्मूला होंदा और डैश मैं ये तां लिया क्योंकि मैं सारा फेल वाला जोड़ा वर्क कर रही हूँ दैट्स वाई मैं ये लिया ठीक है अच्छा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए तो सानू पता होगी कि 0.15 होगी है ना 0.15 होगी वट अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बच्चे दिती है या तुम समझते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हैगी आ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलोन गिवन आ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश तो उदों आएगी जो पूरा इंक्लूड हो जाएगा समझ गए हो हुण देखो आ पूरे दी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालनी होवे पूरे दी प्रोबेबिलिटी निकालनी होवे तो देखो कैन आई राइट इट एज की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम कैन आई राइट इट एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलोन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल अलोन है ना प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ठीक है ना देखो अगर मैं पूरा पार्ट अगर मैं कंसिडर करना है तो ये सब तो पहले आ अलोन बी अलोन वाला पार्ट इंक्लूडिड है प्लस किहड़ा पार्ट इंक्लूडिड है वा जिहड़ा कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट उही मैं लिखिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इज इक्वल्स टू बी फेल अलोन मतलब जो चीज़ तुहानूं गिवन आ वाली 0.15 प्लस मैं की कीता इंटरसेक्शन वाला पार्ट लिखा तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट की गिवन आ मैनू 0.15 विच इज़ इक्वल टू 0.30 ठीक है सो यदि मैं प्रोबेबिलिटी इत्थे कढ़ देनी है देख लो यदा इंटरसेक्शन वाला पार्ट गिवन आ 0.15 आ गया 0.30 हाँ सो विच इज़ इक्वल टू 1/2 दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ओके सो नैक्सट देखो पार्ट आप की निकालना है ए फेल अलोन सैकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ए फेल अलोन हुण ये समझ गए किद्दां कड्डोगे ए फेल अलोन देखो पूरा गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश ठीक है ए फेल अलोन वाला पार्ट आ गया आ वाला ठीक है ना आ गया इंटरसेक्शन वाला पार्ट यदा मतलब अगर मैं लिखना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश विच इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल अलोन जिदा मैं यदा लिखा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कैन आई राइट इट एज दैट ठीक है ना सो ए फेल अलोन की कढ़नी हो इधर रख के इधर माइनस कर देव यदि ए डैश की तो मैंने पता कितनी गई 0.2 ठीक है एंड ठीक है तो माइनस आ गया 0.15 यदि माइनस होगी ना इधर आके इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल अलोन है ना 0.2 एंड 0.20 लिख लो ना इदा तो आ गया 0.05 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल अलोन इस तरीके ना कटोगे तुम ये प्रोबेबिलिटी ठीक है थोड़ा जहा वेन डायग्राम का देख लेना कि किद्दां बनानी है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाँ जी देखो 16th क्वेश्चन देखो पहले दी स्टेटमेंट ध्यान नाल समझ लेना बहुत जरूरी है बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल लिख लीए नाल ही ठीक है देखो 2 बैग्स की गल हो रही है बैग 1 तो बैग 2 ठीक है देखो मैंने इन्ना ही पढ़ के पता लग गया कि क्वेश्चन जो बेस थ्योरम के नाल रिलेटेड है ठीक है सो क्योंकि ट्री डायग्राम यदि बनावांगी ठीक है वो ही यदा क्वेश्चन सॉल्व होएगा सो ध्यान नाल देखो किस तरह करना तुहानूं क्वेश्चन पढ़ के समझ लग जाना चाहिए कि किस कॉन्सैप्ट नाल सॉल्व करना बेस थ्योरम के नाल सॉल्व करांगे बैग 1 कंटेन 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल पहले लिख लीए 3 रेड तो 4 ब्लैक बैग 2 दे विच 4 रेड तो 5 ब्लैक ठीक है सो नैक्सट 1 बॉल इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 एक बॉल बैग 1 तो बैग 2 दे विच ट्रांसफर करती ओके दैन बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2 अच्छा देखो उन्होंने कहा कि बैग 1 तो लैके बैग 2 दे विच एक बॉल ट्रांसफर करती ठीक है पर सानू नहीं पता कि भावें रैड की कि ब्लैक की ये नहीं दसिया उन्होंने ठीक है उन्होंने कहा कि एक बॉल जी है
बैग 1 तो बैग 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफर करती है, ठीक है। फिर उस तो बाद जो ट्रांसफर करती ना ये बैग 2 ਦੇ ਵਿੱਚ, दैन अ बॉल इज़ ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, फिर बैग 2 ਦੇ ਵਿੱਚ एक बॉल ਕੱਢੀ उन्होंने, ठीक है। द बॉल सो ड्रॉन इज़ फाउंड टू बी रैड इन कलर, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ बॉल ਕੱਢੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ फाउंड टू बी रैड इन कलर, फाउंड टू बी जी वाली चीज़ होंगी की होंगी आ, ए गिवन होंगे जो फाउंड टू बी गिवन होंगे ना, ए इवेंट गिवन होंगे जो, ठीक है। सो दिस इज़ द, लिख लो सब तो पहले जो चीज़ें पता लगती लिख लो। बॉल जी निकालिए, बॉल ड्रॉन इज़ ऑफ रेड कलर, ठीक। उस तो बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज़ ब्लैक, और कहते कि जी ये आप बॉल बैग B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफर होने तो बाद बॉल कड्डी ना, वो तो रैड कलर की हैगी सी, वो वेख लिया आप रैड कलर की है। प्रोबेबिलिटी कड्डो कि जी आप बॉल ये ट्रांसफर की ना, जी मैं क्या कि मैंने पता ही नहीं कि ट्रांसफर की, रैड की कि ब्लैक की, आई डोंट नो, ठीक है ना। वो कहते कि तुसी निकालो कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि जी ट्रांसफर बॉल की वो ब्लैक कलर की होनी चाहिए, ओके। ध्यान नाल देखना क्वेश्चन, तुहानूं लगेगा कि की आ औखा आ किद्दां आ, जो गिवन होंगे वो अकॉर्डिंग चली होंगे। सब तो पहले तो देखो ए इवेंट ले लिया, मैं दसा कि जी चीज़ गिवन होंगी है कि गिवन दैट फाउंड टू बी है ना, वो चीज़ ए ले ली दी है। इवेंट E1 E2 डिसाइड करी दे सब तो पहले, ठीक है ना। इवेंट E1 एंड E2, ठीक है, इतों ही डिसाइड करी दे जो चीज़ कड्ढनी होंगी वो तो इवेंट E2 बन जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज़ ब्लैक, इवेंट एक ले लो कि जी बॉल ट्रांसफर की है वो ब्लैक हैगी आ, एक इवेंट ले लो कि जी बॉल ट्रांसफर की है वो ब्लैक नहीं हैगी। अगर ब्लैक नहीं हैगी तो मतलब की हैगी, फिर वो रैड होएगी, ठीक है ना। कोई होर हो सकती है इस तो अलावा भी, अगर नहीं हैगी तो वो वाली बॉल, ठीक है। सो मैं वो लिखन लगी हाँ, इवेंट E1 जोड़ा है ना मैं ले लिया कि इवेंट दैट रेड बॉल इज़ ड्रॉन, ए ले लिया इवेंट है, इवेंट दैट ब्लैक बॉल इज़ ड्रॉन। अच्छा हम समझ गए हो, प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज़ ब्लैक। देखो एक मैं इवेंट ले लिया कि जी बॉल मैं ट्रांसफर की या ड्रॉन की, एक बॉल कड्डी आ, समझ गए हो, बॉल ड्रॉन या बॉल ट्रांसफर्ड, ठीक है। वो मान लो कि होगी ब्लैक, तो दूसरा इवेंट ले लिया कि ब्लैक नहीं हैगी, तो ब्लैक नहीं हैगी तो मतलब रैड हैगी, ठीक है। हुण आपां प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज़ ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ आह निकालनी है कि ट्रांसफर जी बॉल की ब्लैक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बॉल ड्रॉन इज़ ऑफ रैड कलर, आ भी नाल रखना ना, ए नूं नाल रखना आपां, E2/A कढ़ना आपां इत्थे, गिवन तो आई सी ना E2/A, ठीक है ना। जी ट्रांसफर की वो रैड होनी चाहिए, पर ये तो आप रैड बॉल ही कड्डी है ना, बैग 2 चो तो रैड ही है ना बॉल, गिवन वाला इवेंट तो जोड़ा है वो तो रैड बॉल का ही है ना, ठीक है। सारा काम आप रैड बॉल के नाल ही करना है, ओके। सो देखो इवेंट E2/A ये आप निकालना सब तो पहले। हाँ जी सब तो पहले देख लो इवेंट ले लवा, इवेंट E1 है साढ़े कोल, डिसाइड दैट कि इवेंट E1 में के लिए आवा रेड बॉल इज़ ट्रांसफर, ठीक है। इवेंट E2 के लिए आवा ब्लैक बॉल इज़ ट्रांसफर। अच्छा तो ये सोचते होगे कि मैं दोनों ही चीज़ा इतों बैग B1 तो के ले लिया, बेटा मेरी गल सुनो ध्यान नाल, आ जड़ा किया ना इवेंट दैट रेड बॉल इज़ ड्रॉन या जी आप ट्रांसफर की है, ये दोनों ट्रांसफर जी B1 तो ही हैं, ठीक है। B2 तो कोई ट्रांसफर नहीं हुई, देखो ना तो लिखा है कि बॉल इज़ ट्रांसफर फ्रॉम B1 टू B2, ठीक है ना। B1 तो ही ट्रांसफर हुई है, इसका मतलब इवेंट दोनों ये आने, या जे आप ट्रांसफर की प्रोबेबिलिटी कढ़नी है तो ट्रांसफर तो हुई ही ये चो, ठीक है ना। तो फिर इतने लिखोगे तुसी इवेंट E1 की है रेड बॉल इज़ ट्रांसफर, E2 की है ब्लैक बॉल इज़ ट्रांसफर, ठीक है। ये सब तो पहले ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि इस भाग के अगर रेड बॉल में इतने ट्रांसफर करना तो वो प्रोबेबिलिटी की होनी चाहिए, E1 की प्रोबेबिलिटी, इस बैग के 3 रेड तो 4 ब्लैक बॉल हुई, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/7, इस ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लैक बॉल अगर ये निकाली इट इज़ 5/7 4/7, ठीक है।
ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਾਲ ਬੈਗ B1 ਤੋਂ B2 ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਾਲ ਹੈਗੀ। ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ 4 ਰੈੱਡ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 5 ਰੈੱਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 5 ਬਲੈਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈੱਡ ਬਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ 5/10 ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇਹਦੀ, 5/10, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈੱਡ ਬਾਲ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਲੈਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਬਲੈਕ, ਓਕੇ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਵਾਲੀ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ, ਬੈਗ B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੈੱਡ 4, ਰੈੱਡ ਤੇ 4 ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਲ ਡਰੋਨ ਇਜ਼ ਆਫ ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਗ B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਬੈਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਬਾਲ ਕੱਢੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੈੱਡ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਰੈੱਡ। ਆ ਦੇਖੋ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਗ B1 to B2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਦੈਨ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਡਰੋਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੈਗ 2, the ball so drawn is found to be red in color, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਲੈਕ ਕਰਾਤੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਪਰ ਬੈਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਬਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਸੋ ਡਰੋਨ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ ਇਨ ਕਲਰ, ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਆ ਰੈੱਡ ਹੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਗ B2 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, 4/10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਿਖ ਲਓਗੇ। ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਇਵੈਂਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਰੈੱਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਫੇਵਰੇਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਫੇਵਰੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲਿਖਣਾ 4/7, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਕਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬੈਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਗ 2 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੈੱਡ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਕਿ ਰੈੱਡ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 4/7, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਗ B2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 4/10, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਟੋਟਲ ਆਊਟਕਮਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਮੇ ਹੈਪਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਹੋਵੇ, ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ 3/7, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮੇ ਵੀ ਰੈੱਡ ਬਾਲ ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਆਊਟਕਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲੈਕ ਬਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 4/7, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਟ ਵੀ ਨੀ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਨਸਰ, ਓਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਦਿਸ।